Good morning friends. Welcome to online classes provided by MDN Public School कलायत। जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी विद्यार्थियों के ऑनलाइन टेस्ट चले हुए हैं और आप सभी विद्यार्थी उसमें एक अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। ये हमारे स्कूल के लिए, अध्यापकों के लिए भी एक अच्छी बात है कि आप एक उनके लेक्चरों को एक अच्छे से पढ़ते हो। आप सभी टीचरों अध्यापकों के। आज हम बात करेंगे अभ्यास के क्वेश्चन नंबर 3 +2 क्लास हिस्ट्री के। वर्नियर के वृत्तांत से उभरने वाले शहरी केंद्रों के चित्रों पर चर्चा कीजिए। वर्नियर ने मुगल काल के नगरों का वर्णन किया। उसके अनुसार भारत की जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था। कितने प्रतिशत? 15%। कहाँ रहता था बेटा? नगरों में। यह अनुपात यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। मुगल कालीन नगरों में को वर्नियर शिविर नगर कहता था, अर्थात ऐसे नगर जो अपने अस्तित्व के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर करते थे। ये शिविर नगर तभी बनते थे जब राजकीय दरबार का आगमन होता था। राजकीय कारवां के निकल जाने के बाद इन शिविरों नगरों का आविर्भाव समाप्त हो गया। यह सामाजिक और आर्थिक रूप से राजकीय प्रश्रय पर निर्भर करते थे। वर्नियर के अनुसार उस काल में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे। ये नगर उत्पादन केंद्र, व्यापारिक नगर, बंदरगाह नगर, धार्मिक केंद्र, तीर्थ स्थान आदि श्रेणियों में भी विभाजित थे। वास्तव में इनका अस्तित्व समृद्ध व्यापारिक समुदायों तथा व्यवसायक वर्गों के अस्तित्व का भी परिचायक था। इस काल में नगरों की एक विशेषता भी उभर कर सामने आई। व्यापारिक वर्ग मजबूत सामुदायिक एवं बंधुत्व के संबंधों से जुड़े हुए थे। वे व्यवसायिक और जातिगत संस्थाओं के माध्यम से संगठित थे। पश्चिमी भारत में ऐसे समूह को महाजन कहा जाता था और उनके मुखियों को सेठ। आपने देखा, हम बड़े जो लोग होते थे पहले हम महाजन कहते थे, और उनका जो मुखिया होता था उसको क्या कहते थे बेटा? सेठ। अहमदाबाद जैसे शहरी केंद्रों के सभी महाजनों का सामूहिक प्रतिनिधित्व व्यापारिक समुदाय के मुखिया सेठ द्वारा होता था। शहर के अन्य समुदाय के व्यावसायिक वर्ग में चिकित्सक, अध्यापक, अधिवक्ता, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेख अधिक सम्मिलित थे। ये राजकीय आश्रय अथवा अन्य के संरक्षण में भी रहते थे। इबन बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। इबन बतूता द्वारा दास प्रथा के बारे में कई साक्ष्य दिए गए हैं। उसके अनुसार भारत में दास बाजार उसी तरह बिकते रहे जैसे कि अन्य रूटीन की वस्तुएं बिकती थी बेटा। लोग इन दास दासियों को घरेलू कार्य तथा उपहार इत्यादि के लिए खरीदते थे। जब जब स्वयं सिंध पहुंचा तो उसने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भेंट देने के लिए दास खरीदे। उसने मुल्तान पहुंचकर वहां के गवर्नर को भी किशमिश व बादाम के साथ एक दास और कुछ घोड़े भेंट दिए। आंसर वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है। उस समय उसने क्या दिया? किशमिश, घोड़े, बादाम। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने नसरुद्दीन नामक एक धर्मोपदेशक को उसके ज्ञान व प्रचलन से प्रभावित होकर 1 लाख टके तथा 200 रुपये दिए। 1 लाख टका तथा बेटा 200 रुपये। इबन बतूता के अनुसार क्या हुआ? पुरुष दास का प्रयोग घरेलू कार्यों। दास का प्रयोग कैसे करने लगे बेटा? घरेलू कार्यों जैसे कि बाग बगीचों की देखभाल, पशुओं की देखरेख, महिलाओं व पुरुषों को पालकी या डोली में एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए होता था। दासियां शाही महल अमीरों के आवास पर घरेलू कार्य करती थी। वह संगीत के गायन भी करती थी। यह बताता है कि शासक की बहन की शादी में इन दासियों ने बहुत उच्च कोटि के कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे। सुल्तान अपने अमीरों व दरबारियों पर नियंत्रण रखने के लिए भी दासियों का प्रयोग करता था। जो सुल्तान था वो उस पर निगरानी रखने के लिए उनका प्रयोग करता था। अब आता है क्वेश्चन, सती प्रथा के कौन से तत्वों पर वर्नियर का ध्यान अपनी ओर खींचा? सती प्रथा के पर वर्नियर का ध्यान अपनी तरफ निम्नलिखित कारणों से खींचा। उसने सती होने या करने की विधि भी लिखी।
बर्नियर अपने वर्णन में सती के भिन्न भिन्न पक्षों का उल्लेख करते हुए जिस तरह लिखता है उससे स्पष्ट होता है कि कई तत्वों ने उसका ध्यान इस दिशा में खींचा होगा। सती प्रथा यूरोप की प्रथाओं से अलग थी। जो सती प्रथा थी बेटा यूरोप की प्रथाओं से अलग थी। किसी जीवित व्यक्ति को जलाने की प्रथा उसे अमानवीय लगी। किसी अगर आप व्यक्ति को जला रहे थे उसकी प्रथा भी उसको अमानवीय लगी। उसे भारत में अल्पवयस्क शादी आश्चर्यजनक लगी और अल्पावस्था में विधवा को सती करना और अधिक आश्चर्यजनक हो गया। उसे सती होने जा रही बच्ची को मनोदशा पर तरसान लगी। सती प्रथा तो आपको पता होगा, आप हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, आपने 10th में भी है 8th में भी है। इस पर रोक लगी थी। कब लगी थी बेटा? 1829 में। उसे परिवार की बूढ़ी महिला व ब्राह्मणों का व्यवहार अजीब लगा, क्योंकि वे किसी जीवित व्यक्ति को जलाने को महसूस नहीं कर रहे थे, बल्कि प्रथा का पालन करने में व्यस्त थे। विधवा के हाथ पांव बांधना, फिर डोल नगाड़ों की आवाज मरने वाली प्राण की आवाज को दबाने से अधिक आश्चर्यजनक पहलू और क्या हो सकता है। जैसे कि आपने पता है सती प्रथा थी। सती प्रथा राजा राम मोहन राय थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे और 1829 में इस पर रोक लग गई थी। पता हो सभी विद्यार्थियों को, आपने 8th 9th 10th में ही पढ़ा होगा। अब करते हैं जाति व्यवस्था के संबंध में आलुविर्नी की व्याख्या पर चर्चा कीजिए। आलुविर्नी की भारतीय समाज के बारे में उसी वैदिक ध्यान पर आधारित वर्णों की उत्पत्ति निम्नलिखित है। इस समझ के अनुसार ब्राह्मण इस समाज में एक सर्वोच्च स्थान था। उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के सिर से हुई। उसके बाद क्षत्रिय स्थान तथा जिनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के कंधों पर व हाथों से हुई। क्षत्रियों के बाद वह वैश्यों का स्थान था। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा की जंगाई हुई। इस कड़ी में चौथा स्थान शूद्रों का है। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के चरणों से हुई और यह भी लिखता है कि तीसरे चरण में वर्ण में कोई अधिक अंतर नहीं है। अल-बिरूनी इस विभाजन को ब्राह्मण वर्ग तथा संचालित बताता है, परंतु यह अपवित्रता की धारणा को स्वीकार नहीं करता। वह लिखता है कि हर वस्तु जो अपवित्र हो जाती है वह पूर्णतः स्थायी नहीं होती, बल्कि वह अपनी पवित्रता की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास भी करती है, अनंतः सफल भी होती है। वह अपने मत के पक्ष में उदाहरण देकर स्पष्ट है कि हवा कितनी भी प्रदूषित क्यों न हो, सूर्य उसे स्वच्छ कर देता है। एग्जाम्पल दिया है, हवा कितनी भी दूषित क्यों ना हो, सूर्य उसे अपनी रोशनी में उसे स्वच्छ कर देता है। इसी तरह समुद्र के पानी में नमक की उपस्थिति भी कितनी अधिक हो, उसी तरह जाति व्यवस्था की अपवित्रता की व्याख्या प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। अल-बिरूनी भारतीय समाज की जाति प्रथा की तुलना में फारस से करता था। किससे करता था? फारस से। और वह स्पष्ट करता था कि भारत में वर्णों की उत्पत्ति का संबंध ब्रह्मा से माना जाता है, लेकिन फारस में विभाजन का आधार कार्य है। वहां पहले वर्ग में शासक व घुड़सवार, दूसरे वर्ग में भिक्षु और तीसरे में शिक्षक पुरोहित थे, जबकि चौथे में कृषक व शिल्पकार थे। इन सभी में व्यवसाय में बदलाव से समाज में इनकी पहचान भी बदलने लगी। उन्होंने क्या कहा बेटा? जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे क्या होगा, इनकी समाज में अपनी एक पहचान भी बदलने लगी है। अल-बिरूनी बताता है कि जो भारतीय समाज में ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य व शूद्र के अतिरिक्त किसी भी एक वर्ग था जिसमें व्यवस्थाएं बाहर माना जाता था, उसे लोग अत्यंत त्यंज कहते थे। यह वर्ग सामाजिक दृष्टि से व्यवस्था से बाहर अवश्य था, लेकिन आर्थिक तौर पर कृषि इत्यादि में अपनी सेवा निरंतर देता रहता था। अब सभी विद्यार्थियों को एक बात और डिस्कस करनी है कि जो आपका ये सिलेबस हो चुका है +2 का, अब इस सिलेबस को एक बार दोबारा से हम रिवीजन करेंगे स्टार्टिंग से ही सभी के। क्यों आप अब आगे की जो आप वीडियो देखेंगे उसमें आप वो पढ़ेंगे जो आपका सिलेबस है, जो आपके टेस्ट हो रहे हैं उनसे रिलेटेड ही वीडियो होगी। क्यों? आपको लिंक तो शेयर किया ही जाता है। आप सोच रहे हैं कि उस सिलेबस को दोबारा से इस मंथ में रिवीजन भी किया जाए। क्यों? आप 7-8 लेसन अगर आप अच्छे से रिवीजन भी कर लेंगे तो एक और है कि आपका सिलेबस भी कवर होगा और आप उस पर कम से कम 10%, 15%, 20%, 30% बच्चे उसको पकड़ पाएंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।